हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे अपने जर्नल का। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए थे लाइक ओपनिंग एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री, डिस्काउंट। आज हम नेक्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे कि जर्नल में आगे क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है बैड डेट्स का। बेसिकली बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स होता है जब भी कोई कस्टमर कुछ भी गुड्स परचेज करता है क्रेडिट में और वो कहता है कि मैं इसको अमाउंट को आपको बाद में दे दूंगा, बट बाद में वो इंसॉल्वेंट हो जाता है और जो अमाउंट है वो इरिकवरेबल हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से। तो हम उसको अपनी बुक्स में बैड डेट्स को ट्रीट कर लेते हैं। तो बैड डेट्स बेसिकली हमारे बिजनेस के लिए एक लॉस होता है, क्योंकि जो मनी हमारे पास पहले आना चाहिए था अब वो नहीं आएगा। तो बैड डेट्स अकाउंट लॉस हो रहा है तो हम उसको डेबिट कर देंगे, और जिस कस्टमर का बैड डेट हुआ है, जो कस्टमर इंसॉल्वेंट हुआ है, हम उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। A debtor who owed us rupees 50,000 is declared insolvent and 20% is received from his estate. एक डेटर है जिससे हमारे पास 50,000 रुपीज़ आने चाहिए थे, बट अब सिर्फ 20% आएगा एंड बाकी सारा बैड डेट्स हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉर्ड करेंगे कि कितना परसेंट हमारे पास कैश में आएगा। तो कैश अकाउंट हम डेबिट करेंगे 10,000 रुपीज़ से, क्योंकि 20% ऑफ 50,000 इज़ 10,000। इतना पैसा तो हमारे पास आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है बैड डेट्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे उतने अमाउंट से जो अमाउंट अब हमारे पास नहीं आएगा। 50,000 में से 10,000 ऑलरेडी आ रहा है, 40,000 नहीं आएगा, तो 40,000 से हम बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। एंड टू ए का अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे 50,000 रुपीज़ से, जिसकी हम ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस कस्टमर का अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल एंट्रीज़। कुछ स्पेशल एंट्रीज़ होती हैं जर्नल में। फर्स्ट है बैड डेट्स रिकवर्ड। अब कई बार क्या होता है कि जो पर्सन बैड डेट्स हम उसको ट्रीट कर लेते हैं अपनी बुक्स में, इंसॉल्वेंट हो चुका होता है, वो कभी आने वाले टाइम में हो सकता है पैसा ले आए, मनी ले आए, तो हमें उसको बुक्स में इस तरह ट्रीट करना पड़ता है बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से। उसकी एंट्री हम कैसे पास करते हैं? एग्जाम्पल है रिकवर्ड ₹40,000 फ्रॉम ए हु वॉज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि बैड डेट्स हमने ए हमारा बैड डेट्स हो चुका था, इंसॉल्वेंट हो चुका था, 40,000 रुपीज़ अब हमारे डूब चुके थे। बट अब वो क्या हुआ कि अब वो हमारे पास 40,000 रुपीज़ ले आया है। तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे? जितना पैसा वो लेकर के आया है वो होगा हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 40,000 रुपीज़ से। एंड हम क्रेडिट किस अकाउंट को करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया है? हमने इसलिए क्रेडिट किया है इसको क्योंकि बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए इनकम होगी। जैसे ही हमारे पास कोई मनी आएगा तो वो हमारे लिए बिजनेस के लिए ऑब्वियसली इनकम है। एंड इनकम हमारा जो होता है, इनकम और एक्सपेंसेस हम नॉमिनल अकाउंट में लेते हैं, और नॉमिनल अकाउंट में इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कई बार क्या होता है कि हमें कुछ एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में, बट हम कुछ रीजंस की वजह से वो एक्सपेंसेस पे नहीं कर पाते, पर हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने वाला होता है, 31 मार्च आ जाती है, तो उन एक्सपेंसेस को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सैलरी ₹2,000 पर मंथ इज पेड टू एन एम्प्लॉय, बट ड्यूरिंग द ईयर ओनली ₹22,000 इज पेड टू हिम। एंट्री कैसे होगी? एक पर्सन था जिसको हमने 2,000 पर मंथ पे करना था, बट हम उसको सिर्फ 22,000 पे कर पाए। पे कितना करना था? 2,000 पर मंथ, मीन्स टोटल अमाउंट एनुअली उसका कितना बनता है? 24,000। बट हमने पे कितना किया? 22,000। इट मीन्स 2,000 हमें और पे करना चाहिए था, तो वो हमारे बिजनेस के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा 2,000 अमाउंट। तो हम इसके कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। जो हमारा अकाउंट सैलरी अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो भी अकाउंट होगा, भले वो रेंट अकाउंट हो, सैलरी अकाउंट हो, कुछ भी हो, हम उसको क्रेडिट करेंगे 2,000 रुपीज़ से। नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होते हैं, बट हम उनको करंट ईयर में ही एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। उनका जो बेनिफिट है वो हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में होगा। तो वो बेसिकली एक्सपेंसेस हमारे लिए एक एसेट्स होते हैं जिनकी हमें बेनिफिट तो बाद में रिसीव होगा, बट हम आज ही उनकी पेमेंट करके उनको पे कर देते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹1,200 इज़ पेड ऑन 1 जुलाई 2011 फॉर 1 ईयर।
एक इंश्योरेंस प्रीमियम है जिसकी अमाउंट 1200 है और हमने उसको 1 जुलाई 2011 को पे किया है फॉर 1 ईयर। अब 1 ईयर के लिए पे किया है तो वो कब तक ड्यू होगा? वो होगा 1 जुलाई 2011 से लेके 30 जून 2012 तक। बट बीच में हमारी बुक्स क्लोज हो जाएंगी, वो होगी 31 मार्च 2012 को। तो अब हम इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे? मतलब अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का हम ऑलरेडी प्रीपेड करके चल रहे हैं। 9 मंथ्स का हम इस अकाउंटिंग पीरियड में उसका बेनिफिट अवेल कर रहे हैं, बट 3 मंथ्स का बेनिफिट वो नेक्स्ट ईयर में हम अवेल करेंगे। पर पेमेंट तो हमने अभी कर दी, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? हम 1 जुलाई 2011 को सिंपल एंट्री करेंगे जो हम एक्सपेंसेस की एंट्री करते हैं, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम नॉर्मली एक्सपेंसेस, सभी एक्सपेंसेस की ऐसी एंट्री करते हैं 1200 अमाउंट से, जितना हमने पूरा पे किया है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? जब नेक्स्ट एंट्री हमारी बुक्स क्लोज होंगी 31 मार्च 2012 को, हम नेक्स्ट एंट्री उस दिन करेंगे। और उस दिन हम कितने अमाउंट से एंट्री करेंगे? हमने 3 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड किया है 1 अप्रैल 2012 से लेके 30 जून 2012 का। तो हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे कि 3 मंथ्स का हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस कितना बनता है। अगर फुल ईयर का 1200 है तो 3 मंथ्स का 300 हुआ। तो हम 300 रुपीज़ से प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री पास करेंगे 31 मार्च 2012 को। दैट विल बी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 300 रुपीज़ से। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन बेसिकली एक आपका एक्सपेंस है। जब आपकी कोई भी एसेट की वैल्यू कंटिन्यूसली गिरती रहती है, कम होती रहती है ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टीयर होता रहता है, या पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ आपने आज की डेट में एक एसेट परचेज करी है, बट ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि 10 साल आप उसको यूज़ कर रहे हो तो 10 साल तक उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। नहीं, वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो जितने अमाउंट से वो कम होती रहती है हम उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जो डेप्रिसिएशन है वो एक नॉमिनल अकाउंट है और वो एक लॉस बताता है, और एक हमारे लिए एक्सपेंस भी है, लॉस भी है। तो हम एक्सपेंसेस और लॉसेस अपना डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। और एसेट, जिस एसेट की डेप्रिसिएशन हो रही है उस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इसकी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। उस अमाउंट से हम इस एंट्री को पास करेंगे जितनी अमाउंट से एसेट डेप्रिशिएट हुई है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक हम बिजनेस क्या होता, जब भी प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में कुछ कैपिटल लगाता है तो नॉर्मली हम उसको उस पर इंटरेस्ट देते हैं। उसने कैपिटल लगाई है तो उसको कुछ इनकम भी होनी चाहिए। तो बिजनेस में क्या होता है कि जो बिजनेसमैन कैपिटल लगाता है उसके ऊपर उसको कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है। पर बेसिकली बिजनेस के लिए ये क्या है? बिजनेस के लिए ये लॉस है, क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा है इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? अब बिजनेस से पैसा जा रहा है, लॉस है, नॉमिनल अकाउंट होगा ये। तो नॉमिनल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो लॉस और एक्सपेंसेस हम डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट भी हम डेबिट करेंगे उतनी अमाउंट से जितना हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है कैपिटल पे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है कि जब भी कोई पार्टनर या कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में से कुछ अमाउंट निकाल लेता है तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। कुछ भी अमाउंट निकाल सकता है या कुछ भी गुड्स निकाल सकता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम उसको ड्राइंग्स कहते हैं। तो बिज़नेस में क्या होता है कि बिज़नेस उसके लिए उसका इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेता है कि आपने इतना अमाउंट निकाला है तो आपको इतना अमाउंट और पे करना पड़ेगा एज इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है क्योंकि वो उसको देना पड़ता है प्रोप्राइटर को। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो बिजनेस के लिए इनकम होता है क्योंकि वो प्रोप्राइटर से रिसीव करता है, तो वो एक टाइप का गेन होता है। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए बिजनेस के लिए इनकम होगा। तो इनकम को हम नॉमिनल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स होती हैं गुड्स से रिलेटेड। वो क्या होती हैं? फर्स्ट है ड्राइंग्स इन गुड्स। जब भी कोई प्रोप्राइटर होता है तो वो ज़रूरी नहीं है बिजनेस से हमेशा कैश निकाले, वो हो सकता है बिजनेस से कुछ गुड्स निकाल ले।
फॉर एग्ज़ाम्पल गारमेंट्स का अगर किसी का बिज़नेस है तो हो सकता है वो कुछ गारमेंट्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस में से निकाल ले, तो हम उसको भी ड्राइंग्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब उसने गारमेंट्स निकाले हैं तो वो हम कैश तो उसमें क्रेडिट नहीं कर सकते, हमें वो क्या क्रेडिट करना पड़ेगा, हम उसमें गुड्स अकाउंट क्रेडिट ना करके हम उसमें परचेज़ अकाउंट क्रेडिट करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है कि गुड्स से रिलेटेड कोई भी होता है तो हम उसको परचेज़ या सेल्स अकाउंट में ट्रीट करते हैं, ना कि गुड्स अकाउंट में। तो हम परचेज़ अकाउंट को ही क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमारी परचेजेस कम हो जाएंगी। अगर हमारे बिज़नेस के पास कुछ स्टॉक पड़ा है और उसमें से कोई ड्राइंग्स कर लेता है, हमारा प्रोप्राइटर ड्राइंग्स कर लेता है, तो वो हमारे जो परचेजेस था, जो गुड्स थी, वो हमारे पास कम हो जाएंगी। तो इसलिए हम परचेज़ अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सेकेंड है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। कई बार क्या होता है कि बिजनेस में चैरिटी करनी पड़ती है तो हम चैरिटी में गुड्स दे देते हैं, कई बार कैश दे देते हैं, कई बार गुड्स दे देते हैं। तो उस केस में भी हम सेम एंट्री रखेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, जैसे हमने ड्राइंग्स में किया था। हम गुड्स अकाउंट को नहीं क्रेडिट करेंगे, हम स्टॉक अकाउंट को नहीं क्रेडिट करेंगे, हम सिंपली परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमारे स्टॉक, हमारी गुड्स, हमारी परचेजेस कम हो गई हैं, तो कम होंगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। कई बार बिजनेस को गुडविल बढ़ाने के लिए, लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए हमें फ्री सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं ताकि कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता चले। हम उसके कस्टमर्स से उसका पैसा चार्ज नहीं करते, वो फ्री सैम्पल्स होते हैं। तो वो एक टाइप से क्या है, हम अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट ही तो कर रहे हैं, लोगों तक हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चल रहा है लोगों को कि हम ये प्रोडक्ट बेचते हैं फ्री सैम्पल्स के थ्रू, तो वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का पार्ट होते हैं। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और परचेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। सिंपली हम परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ना कि स्टॉक को, ना ही कि गुड्स को, और ना ही हम सिर्फ परचेजेस अकाउंट को हम इसके अंदर क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। कई बार क्या होता है कि हमारी गुड्स हमारे गोडाउन में पड़ी हैं, शॉप में पड़ी हैं, कहीं भी पड़ी हैं, और फायर की वजह से वो ख़राब हो जाती हैं, या वो थेफ्ट या चोरी की वजह से वो चली जाती हैं। तो वो क्या होता है, हमारी परचेजेस डिक्रीज़ हो जाती हैं। तो उसकी भी एंट्री हम अबव एंट्रीज़ की तरह ही करेंगे। जो भी रीज़न है, लाइक थेफ्ट है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, या फायर की वजह से वो ख़राब हुई हैं तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारी गुड्स इंश्योर्ड थी, अगर हमारी गुड्स इंश्योर्ड थी, इंश्योरेंस कंपनी से हमने उसका इंश्योरेंस ले रखा था, तो क्या करेंगे, जितना भी लॉस हुआ है हम उसको क्रेडिट करके इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी को क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि वो गुड्स हमारी इंश्योरेंस पे थी। अब इंश्योरेंस कंपनी जितना भी लॉस हुआ है उसका पैसा हमें देगी, तो इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, और जो भी रीज़न था थेफ्ट का या फायर का, उस रीज़न उसको अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। इफ़ फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, अगर इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरा पैसा दे देती है जितना का हमें लॉस हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम इस केस में कैश अकाउंट को डेबिट नहीं करते, हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे अकाउंट में पेमेंट आएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को हमने इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है। तो अगर हमें फुल अमाउंट मिल रहा है तो हम सिंपली एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी विद द अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट है इफ़ द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट एडमिट फुल क्लेम। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने फुल क्लेम एडमिट नहीं किया है, फुल क्लेम एडमिट नहीं किया मीन्स 50,000 का लॉस था हमें, और उसमें से सिर्फ उसने हमें 40,000 दे दिया, 10,000 उसने हमें नहीं दिया, तो जितना हमें मिल गया है, लाइक बैंक अकाउंट में हम उसी अमाउंट को डेबिट करेंगे जितना हमें मिला है 40,000 से। अमाउंट रिसीव्ड फॉर क्लेम एडमिटेड, जितना क्लेम उसने हमारा एडमिट किया इंश्योरेंस कंपनी में, हम उसी अमाउंट से उसको डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उस अमाउंट को डालेंगे जो अमाउंट हमें इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया है, जो कि मैंने अभी एग्जांपल में बताया आपको 10,000 था, टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को हम फिर से फुल अमाउंट से हम क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने क्यों डाला,
जितना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने हमें नहीं दिया है वो हमारे बिजनेस के लिए एक लॉस हो गया, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिंपली शिफ्ट कर देंगे। तो वो लॉस हो गया बिजनेस के लिए, बिजनेस का उसके पास पैसा नहीं आएगा, तो वो हमारे लिए एक लॉस होता है, हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शिफ्ट कर देते हैं। थैंक यू गाइस। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊँ, कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक, थ्योरी, अकाउंट्स एट्सेट्रा कुछ भी, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।